हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के सिलेबस में कुछ यूनिट ग्रेजुएशन से ऐड की गई है, ठीक है, जिनमें से 4 यूनिट मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज एंड अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी का इन सब का मैंने अलग अलग भी प्लेलिस्ट बनाया, उसको आप देख सकते हैं। और अप्लाइड जूलॉजी में जितने भी हमारे सब टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए थे, चाहे वो फिश टेक्नोलॉजी था, चाहे एनिमल हस्बेंड्री था, पोल्ट्री फार्मिंग था, सारे के सारे सब टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं, उनको प्लेलिस्ट से जाके देखिएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें जिस यूनिट के लिए आई थी वो है एक्वेटिक बायोलॉजी। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, बीएससी के अंडर ये पूरा का पूरा एक पेपर होता है हमारा, ठीक है। अगर आप जूलॉजी ऑनर्स आपने किया होगा तो आपने ये पूरा का पूरा एक सेमेस्टर में पूरा पेपर पढ़ा होगा एक्वेटिक बायोलॉजी का, ठीक है। उसमें से मैं वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर पढ़ने का मतलब है 200-300 पेज पढ़ना, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इसको 4 सब यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। क्या क्या है उसमें? एक्वेटिक बायोम्स है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी पढ़ना है, मेरीन बायोलॉजी पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है लेकिन पेशेंस के साथ हम करेंगे, ठीक है। अभी हमारे एग्जाम में टाइम भी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इकोलॉजी क्या होती है। तो जब आप ऐसी ब्रांच की बात करते हो, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच की बात करते हो जो रिलेशनशिप की बात करती है, किसकी? ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसा रिलेशनशिप है और उनका अपनी फिजिकल सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप है। यानी कि जिस रूम में जैसे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे जो मेरा कोई और इस रूम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ जो रिलेशन है, और यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ जो मेरा रिलेशन है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? इकोलॉजी बुलाते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, फिर इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम क्या होता है? तो सारे के सारे जो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। DSSB ने आपसे पूछा हुआ है बायोटिक के एग्जांपल, एबायोटिक के एग्जांपल। तो बायोटिक में आते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, ये सब क्या कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सब कुछ क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके अलावा DSSB ने एक मार्क में पूछा हुआ है इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने ये टर्म दिया था। सबसे पहली बार इकोलॉजी किसने बताया था हमें? अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था। लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी है हम्बलडॉन, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मेरे को है ना कमेंट में ये बताइएगा कि बायोलॉजी के फादर कौन है और जूलॉजी के फादर कौन है। उसके बाद आता है इकोसिस्टम को हमने किस किस में डिवाइड किया है। तो इकोसिस्टम को हमने 2 टाइप के में डिवाइड किया है मेजरली। एक है नेचुरल इकोसिस्टम, एक है मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें नेचर में मिलता है। मैन मेड इकोसिस्टम में आता है जिसको हमने बनाया, जैसे कि हम जब खेती करते हैं या आप अपने घर पे कोई एक्वेरियम लेके आते हो या फिर कोई क्रॉप फील्ड है जहाँ पे आपने कोई फसल उगा रखी है, ये सब कुछ क्या है? मैन ने बनाया, खुद बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैन मेड इकोसिस्टम बोलेंगे। नेचर से जो हमको मिला उसको हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन से आते हैं? यानी कि लैंड पे जितने भी इकोसिस्टम मिलते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है। ये सब कुछ क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो लैंड पे मिलने वाले इकोसिस्टम है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में मिलने वाले इकोसिस्टम। उसको भी हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है फ्रेश वाटर और एक है मेरीन। तो कुछ पानी तो ऐसा होता है, कुछ लाइफ तो ऐसी होती है जहाँ पे ना सारा का सारा पानी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। उसके अंदर कौन कौन आते हैं? पॉन्ड, लेक, रिवर, ठीक है। तो जो हमारे तालाब होता है, झील होती है, नदी होती है, ये किस में आते हैं? फ्रेश वाटर में आते हैं। यहाँ पे जो पानी आपको मिलेगा वो फ्रेश वाटर होगा। इसका जो सॉल्ट कंटेंट होता है, सैलिनिटी होती है, वो बहुत ही लो होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरीन। मेरीन का मतलब होता है जिसका पानी जो होगा बहुत ही ज़्यादा खारा होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसके अंदर घुले होंगे। तो हमारे जो सी और ओशियन है उनकी सैलिनिटी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम आता है, मैनमेड इकोसिस्टम आता है। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में। और टेरेस्ट्रियल में आते हैं ग्रासलैंड और डेजर्ट, और एक्वेटिक में भी 2 सब यूनिट्स है, फ्रेश वाटर और मेरीन। इस पूरी की पूरी यूनिट एक्वेटिक बायोलॉजी में हमें इनको ही डिस्कस करना है, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड मेरीन। तो सबसे पहले हमें समझना है बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है? तो ये है ना बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। जो हम कम्युनिटी की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहां पे जहाँ पे सारे की सारी कम्युनिटी, फ्लोरा एंड फोना, एक पूरे बहुत बड़े एरिया में जो बिलोंग करती है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया को में बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी यूनिट जो है उसको हम क्या बुलाते हैं? बायोम बुलाते हैं। जैसे कि एक पूरा का पूरा
फॉरेस्ट है, ठीक है, एक पूरा का पूरा जंगल अगर है तो वो किसका एग्जाम्पल है, बायोम का एग्जाम्पल है, ठीक है, टुंड्रा का उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है ना दो टाइप के बायोम हो सकते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम का मतलब है जो लैंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, वो किसके अंदर आता है, टेरेस्ट्रियल बायोम के अंदर आता है। उसके बाद हमें पढ़ने हैं एक्वेटिक बायोम, जो हमारी पूरी की पूरी यूनिटी है पहली। तो एक्वेटिक बायोम का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो किस में बिलोंग करेंगे, पानी में बिलोंग कर रहे होंगे। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है मेरीन बायोम, एक है फ्रेश वाटर बायोम। तो मेरीन बायोम जो सी और एस्चुरीज में आते हैं, ठीक है। तो एस्चुरी क्या होती है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोम। तो हमारी जो नदी है, हमारी जो झीलें हैं, मार्शेज है, ये सब किसके अंदर आते हैं, फ्रेश वाटर बायो में आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पानी है उसका सेलिनिटी बहुत लो होता है, उसको हम फ्रेश वाटर बुलाते हैं। जिसका सेलिनिटी बहुत हाई होता है उसको हम मेरीन बुलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम उसको कहते हैं जिसके अंदर है ना पानी की सेलिनिटी जो होती है वो बहुत लो होती है, और इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से अडेप्टेड है कि वो लो सेलिनिटी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उनको ज्यादा नमक में रहना पसंद नहीं है। तो ये कैसे इकोसिस्टम कहलाएगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट दो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लेंटिक इकोसिस्टम, एक है लोटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसे फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम जिसके अंदर है ना उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि उसमें है ना बाकी का पानी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी है ना ठहरे हुए पानी की बात हो रही है। जो पानी कहीं पे एक जगह पे भरा हुआ है, खाली है, उसमें नया नया पानी आके रोज नया ऐड नहीं हो रहा है। तो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। मोस्टली ये इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं जिसके पास है ना कोई करंट फ्लो नहीं है अपना नया, यानी किसके पास है ना, जैसे कोई भी नया करंट फ्लो नहीं आता। यानी कि अगर आप तालाब की बात कर रहे हो, अगर आप झील की बात कर रहे हो, तो उसके पास है ना रोज समुद्र से आके पानी नहीं गिर रहा है, किसी नहर से आके पानी नहीं गिर रहा है, किसी नदी से आके पानी नहीं गिर रहा है। तो ये कैसे इकोसिस्टम है, लेंटिक इकोसिस्टम है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है लेंटिक इकोसिस्टम के बारे में, किसके अंदर कैसा पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, ठीक है। इसका पानी जो होता है वो स्टेगनेंट होता है, स्टिल होता है, स्टेगनेंट एंड स्टिल होता है। उसके बाद आता है हमारा लोटिक इकोसिस्टम। तो लोटिक इकोसिस्टम ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसके अंदर है ना मूविंग वाटर आता है, ऐसा पानी जो चलता रहता है। तो जो हमारी नदियां होती है, आपने देखा है ना, वो ग्लेशियर से निकलती है, पूरा रास्ता चलती रहती है और उसके बाद जाके समुद्र में मिल जाती है। तो ये कैसी है, इसके अंदर है ना बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है इस पानी के अंदर, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। जो हमारी स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, वो किसका एग्जाम्पल है, लोटिक इकोसिस्टम। तो अगर यहाँ से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आना होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेंटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं। तो जिसके अंदर है ना स्टेगनेंट वाटर होता है, लोटिक जिसके अंदर मूविंग वाटर होता है, ठीक है। लेंटिक इकोसिस्टम का आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, लोटिक इकोसिस्टम का आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब ये जो इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, पहले हम है ना फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, यानी कि साफ पानी वाले इकोसिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कौन आते हैं, रिवर्स आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है आपको है ना आज पूरे दिन का काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, अगर उनमें से कोई भी एक चीज आपको ना मिले तो आप उतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाओगे, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाओगे जितनी आपको दिखानी चाहिए थी। तो जो फैक्टर आपको नहीं मिला उसको हम क्या बुलाते हैं, वो क्या बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर क्या पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो जो फ्रेश वाटर बॉडी होती है उसके अंदर है ना टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर वेरिएशन जो होती है वो बहुत कम होती है। अब इसके कारण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर बॉडी में जो टेम्परेचर वेरिएशन है पानी के अंदर वो बहुत कम होती है, उसका कारण क्या है, ये कारण आपको दिए जा सकते हैं, आपको मालूम हो चाहिए। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, यानी कि वाटर को हीट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत कम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो हीट नहीं होता है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो हाई होती है, इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन बहुत लेस होती है। उसके अलावा जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी बहुत हाई होती है। किसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि इस वाटर को एवोपरेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना इसकी जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे दिखाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे दिखाता है। ये सारे के सारे जो क्वालिटीज है वाटर की, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाने देते, किसमें, फ्रेश वाटर बॉडी में। उसके बाद आपको पता है हमें, अगर आप क्लास 12th में अपनी इकोलॉजी वाली यूनिट पढ़ोगे तो उसके अंदर है ना हमें स्टेनोथर्मल एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो स्टेनोथर्मल एनिमल्स हम उनको बोलते हैं जो एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा काम करती है, एक दो डिग्री कम हो
चलेगा, ठीक है। तो हम क्या है, स्टेनोथर्मल है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम कर पाते हैं ना, उनको हम क्या बुलाते हैं, स्टेनोथर्मल बुलाते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी ऐसे होते हैं। अगर आप है ना वहाँ पे टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, तो वो एक्वेटिक लाइफ जो है वो मरना शुरू कर देती है, ठीक है। अगर मैं आपका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो आप रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। इवन जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री इस वाले टेम्परेचर पे भी हम सही से काम नहीं कर पाते, तो 100 डिग्री पे कैसे काम करेंगे? तो स्टेनोथर्मल हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो अगर सोचो, जो वाटर बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है। अगर उनका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता तो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक लिमिटिंग फैक्टर क्या बन जाता है, टेम्परेचर बन जाता है। अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगी तो हमारी जो फ्लोरा एंड फौना है एक्वेटिक लाइफ की, वो डिस्ट्रॉय होती है। तो ये है पहला लिमिटिंग फैक्टर। अब आते हैं दूसरे लिमिटिंग फैक्टर पे। तो जब आप किसी पानी को देखते हो तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, साफ, क्लियर नजर आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बहुत ही क्लीन वाटर है, ट्रांसपेरेंट वाटर है। लेकिन टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर उसके अंदर है ना कुछ भी गंदगी घुल गई है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स घुले हुए हैं, तो क्या करते हैं, पानी को टर्बिडिटी देते हैं। तो टर्बिडिटी की वजह से क्या होता है, जो अब सनलाइट आने वाली थी, अगर ट्रांसपेरेंट होता तो सारी की सारी सनलाइट अच्छे से नीचे पेनिट्रेट कर पाती, लेकिन अब बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टर्बिडिटी आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, यानी कि जो सनलाइट होगी वो अच्छे से वाटर बॉडी में नीचे तक नहीं जा पाएगी, जहाँ पे हमारे फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गीज रह रहे होंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से रह रहे होंगे, उनके पास लाइट सही से नहीं पहुंच पाती है। किसकी वजह से, टर्बिडिटी। तो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर जो बन जाता है वो क्या होता है, टर्बिडिटी होता है। उसके बाद आता है विंड एंड करंट। तो आपको पता है जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से हाई करंट पैदा होता है, यानी कि पानी की जो स्पीड है वो भी तेजी तेजी से मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। विंड में अगर बहुत ज्यादा तेज चलेगी, बहुत तेज जिस दिन विंड चल रही होती है, तो आपको पता है ना सुनामी आ जाती है। तो ये भी है ना, बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना को डिस्टर्ब कर देता है ना, तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। उसके बाद आता है लाइट। तो आपको पता है जैसे है ना, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वैसे ही है ना एक्वेटिक लाइफ को भी तो खाना चाहिए ना। तो एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारी एल्गीज रह रही होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे होते हैं, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एक्वेटिक जो फूड साइकिल होती है वो उन्हीं से शुरू होती है। अगर आप कभी भी एक्वेटिक लाइफ साइकिल को देखोगे तो वो कहाँ से शुरू होती है, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब अगर लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी, टर्बिडिटी की वजह से लाइट नहीं पहुंच पा रही, सनलाइट कम होने की वजह से लाइट नहीं पहुंच पा रही, किसी और फैक्टर की वजह से लाइट कम पहुंच पा रही है, तो जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लाइट, ठीक है। यानी कि अगर लाइट नहीं पहुंचेगी सही से तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद होता है गैसेस। तो आपको पता है पानी के अंदर है ना बहुत सारी गैसेस घुली हुई होती है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है जब वो हाई होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं डीओ। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब वाटर का पानी है, उसके अंदर है ना कितनी ज्यादा ऑक्सीजन घुली हुई है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन घुली हुई होगी वही तो यूज होगी। किस चीज के लिए यूज होगी, जो हमारी फिशेज रह रही है वो क्या यूज करती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करती है। वहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स रह रहे होंगे वो किसको यूज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो ऑक्सीजन का लेवल हाई होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन का लेवल अगर हाई नहीं है, लो हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हमारी फिशेज मरने लग जाती है ना। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो सारा का सारा गंदगी की वजह से यूज्ड अप हो जाता है, जिसको हम बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा बीओडी उतना हाई होता है हमारा, ठीक है। तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा तो एक्वेटिक लाइफ की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। CO2 का लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, हमारी एक्वेटिक लाइफ मरने लग जाएगी। और ऑक्सीजन का लेवल लो होगा तो भी ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें है ना प्रॉपर गैसेस का फ्लो चाहिए अपने एक्वेटिक लाइफ में, उनके मेंटेनेंस में। उसके बाद आता है बायोजेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो पानी में है ना कुछ सॉल्ट्स घुले होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कह रहे हैं, बायोजेनिक सॉल्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्ट है ये, ऐसे सॉल्ट है जिन जो लाइफ के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कैल्शियम। तो आपको पता है हमारे जो वाटर बॉडीज होती है उसके अंदर है ना कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने अराउंड है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने बाहर है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल बनाते हैं, ठीक है। तो वो शेल फॉर्मेशन में उनकी हेल्प कौन करता है, कैल्शियम हेल्प करता है। अगर कैल्शियम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो अपने बाहर शेल्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ना प्लांट और एनिमल के मेटाबॉलिज्म में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी की मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे
ब्लड में भी हमको कैल्शियम का लेवल मेंटेन चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा ही प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है। उसके अलावा है ना, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो ये अलाउ करती है कि क्या चीज़ अंदर आ सकती है, परमेबिलिटी की बात हो रही है, क्या चीज़ अंदर आ सकती है, क्या चीज़ अंदर नहीं आ सकती, उसके लिए भी कैल्शियम का एक लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बायोजेनिक सॉल्ट्स भी होने चाहिए हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज में, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज में हमारे बायोजेनिक सॉल्ट भी चाहिए। ये तो हुए कैल्शियम के फंक्शन। उसके बाद आता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बहुत सारे, हमारे डीएनए में हेल्प करते हैं, हमारे नाइट्रोजन एंड बेसिस को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे है ना, हमारे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है हमारे पानी का पीएच। अगर आपके पानी का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक की तरफ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बेसिक की तरफ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे एक टेम्परेचर रेंज होती है ना, वैसे ही एसिडिटी की भी एक रेंज होती है, बेसिसिटी की भी एक रेंज होती है कि उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म थ्राइव कर पाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक अगर हो जाएगा तो भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए है ना, पीएच भी उसका एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। उसके बाद आता है हमारे दो टाइप के इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, एक है लेंटिक और एक है लोटिक। तो लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है? स्टैग्नेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज, ठीक है, जिसके एग्जांपल क्या है? लेक, पॉन्ड एंड वेटलैंड्स, ठीक है। तो इनमें से अब है ना एक एक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। उनमें से पहला है लेक्स, ठीक है। तो लेक जो है वो इनलैंड वाटर बॉडी है और पॉन्ड से बड़ी होती है। अगर आप कभी झीलों को देखोगे ना, तालाब से बड़ी होती है साइज के अंदर, ठीक है। अब हमें ना लेक्स के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स पढ़ने हैं। उससे पहले ये डायग्राम देखिए, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें है ना आपको 3 जोन दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने तो 4 लिखे हैं लेकिन आपको 3 पे ध्यान देना है। एक है लिटोरल जोन, एक है लिम्नेटिक जोन, एक है प्रोफंडल जोन, ठीक है। तो जो आपका शोर के पास का इलाका होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जो सरफेस होता है शोर के पास जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे सबमर्ज प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा जोन होता है? लिटोरल जोन होता है, ठीक है। इसके बाद है ना डेप्थ में, थोड़ा सा डेप्थ में जाके आगे जो फैला हुआ पूरा एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। उसके बाद है ना सबसे बॉटम वाला जो एरिया होता है, किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम को अगर आप देख रहे हो तो किस जोन की बात कर रहे हो आप? प्रोफंडल जोन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 3 जोन में डिवाइडेड होती है हमारी लेक, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटोरल जोन जो होता है सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, मोस्टली आपके शोर के पास वाला एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको लैंड दिखाई दे रही होगी उसके पास वाला जो एरिया है उसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं। उसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में है ना एक लाइट कॉम्पनसेशन एरिया होता है। लाइट कॉम्पनसेशन एरिया हम उसको बोलते हैं जहां तक है ना सन की लाइट जो है पेनिट्रेट कर रही होती है। जो प्रोफेंडल जोन होता है वो बॉटम होता है और डार्क एरिया होता है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई एक्वेटिक लाइफ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको डेड फिशेस दिखाई देंगी कहाँ पे? प्रोफंडल जोन में। लेकिन लिविंग लाइफ जो दिखाई देती है वो कहाँ पे होती है? हमारे लिटरल जोन में और लिम्नेटिक जोन में। यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ दिखाई दे रही होती है। प्रोफंडल जोन में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो लिटरल जोन होता है ये शैलो वाटर की बात हो रही है, यानी कि ऊपर ऊपर का जो एरिया है ना उस पानी की बात हो रही है, ठीक है। शोर के पास जो सारा का सारा एरिया है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ना लाइट बहुत आराम से पहुंचती है, सारी की सारी सनलाइट बहुत आराम से पहुंचती है और इसलिए यहाँ पे ना बहुत आराम से फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जोन जिसको हम लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। ये ओपन वाटर जोन है, ठीक है, यानी कि जो लिटरल था वो तो सिर्फ शोर के पास वाला एरिया था। उसके बाद जो पूरा का पूरा फैला रहता है, जहां तक हमारी झील फैली हुई है, उस पूरे एरिया को हम क्या बुलाते हैं? लिम्नेटिक जोन बुलाते हैं। यहाँ पर भी सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है लेकिन एक पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लाइट कॉम्पनसेशन लेवल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आराम से आपको बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, जू प्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसी एल्गीज होती है जो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना लिम्नेटिक जोन में भी सनलाइट पहुंच रही होती है। उसके बाद आता है प्रोफंडल जोन, ठीक है। प्रोफंडल जोन में क्या होता है? डीप वाटर बॉटम एरिया होता है। यहाँ पे है ना लाइट नहीं पहुंचती, यानी कि अगर आप है ना किसी भी झील का बॉटम वाले एरिया को देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? लाइट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहाँ पे कोई एक्वेटिक लाइफ भी आपको मेजरली देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होंगे, यानी कि उनकी जो बॉडी के एक्स्ट्रा रिमेन्स बच गए हैं वो नीचे जाके जमा हो रहे होते हैं प्रोफंडल जोन में, ठीक है। तो ये जोन्स आपको मालूम होना चाहिए, लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन, ठीक है। लिम्नेटिक जोन में एक लाइट कॉम्पनसेशन एरिया होता है, जहां तक सनलाइट पहुंचती है उस पॉइंट के बाद से लाइट नहीं पहुंचती है और क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा प्रोफंडल जोन शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो अलग अलग टेम्परेचर भी होता है लेक में। तो अगर आप है ना सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिलिम्नियन बोलते हैं। देखो
ठीक है। तो एपिलिम्नियन जो होती है ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसके ऊपर है ना बहुत सारी सनलाइट आ रही है, इसलिए यहाँ के पानी को देखो इस डायग्राम में कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाले डायग्राम को आपने देखो सनलाइट ने पूरे से गर्म किया, तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है यहाँ पे पानी जो होता है गर्म होता है, क्योंकि उस पर सनलाइट बहुत आराम से पहुंच रही है। सबसे नीचे वाला जो बॉटम वाला लेयर होता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि हम टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे थे कि लेक में कौन कौन से जोन्स आपको देखने को मिलेगा, अब वहाँ पे ना कहाँ पे कैसा कैसा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला एपिलिम्नियन कहलाता है, जहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्म होगा, पानी जो होगा बहुत गर्म होगा, और ये सरफेस वाटर की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद है ना सबसे बॉटम में क्या होगा, हाइपोलिम्नियन बोलते हैं इसको, और यहाँ का जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कूल होता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। यहाँ का पानी ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, मिक्सिंग हो रही है, गर्म पानी की और ठंडे पानी की मिक्सिंग हो रही होती है, और ये इनके बीच का ट्रांजिशन जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अब देखो एपिलिम्नियन जो होता है सबसे ऊपर का वार्म वाटर सरफेस है। ठीक है। जो है ना पानी ऊपर घूमता रहता है, घूमता रहता है, और ये है ना सबसे टॉप सरफेस है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है हाइपोलिम्नियन। ठीक है। लोअर नॉन कूलर सर्कुलेटिंग सरफेस होगा। ठीक है। यानी कि सबसे बॉटम की बात हो रही है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे लाइट ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी एक्सट्रीमली ठंडा हो गया है, पानी जो है वो एक्सट्रीमली ठंडा है यहाँ पे। ठीक है। तो हाइपोलिम्नियन में कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है, प्रोफंडल जोन की तरह, अगर मैं उस वाले से कंपेयर करूँ। उसके बाद इनके बीच में एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है। ये एपिलिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन के बीच का एरिया है, जहाँ पे ना वाटर की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे पानी ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। उसके बाद आता है लेक्स कितने टाइप की हो सकती है, तो 3 मेजर टाइप की लेक्स हो सकती है। एक ही लेक्स हो सकती है, एक है ओलिगोट्रॉफिक, एक है यूट्रॉफिक और एक है डाइसोट्रॉफिक। तो ओलिगोट्रॉफिक जो लेक होती है इसकी है ना बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, यानी कि बहुत गहरी होती है, लेकिन इसके अंदर है ना बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इसको ऊपर से देख रहे होंगे ना तो बहुत ही आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, इसका पानी आपको पूरा साफ दिखेगा, लेकिन इसके अंदर है ना नाइट्रोजन भी बहुत कम होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बहुत कम होगा। लेकिन ये एनिमल्स में रिच होती है, इसके अंदर आपको फ्लोरा तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फौना आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। नाइट्रोजन का लेवल कम होगा, बायोटिक कंपोनेंट कम होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कम होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है हमारे दूसरे टाइप के लेक जिसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिक। ठीक है। ये है ना इतनी गहरी नहीं होती, जैसे ओलिगोट्रॉफिक लेक जो होती है वो बहुत गहरी होती है, ये लेक इतनी गहरी नहीं होती है, पर ये किसमें रिच होती है, इसके अंदर है ना फॉस्फोरस का लेवल बहुत हाई होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत हाई होते हैं, और प्लैंकटॉन्स होते हैं, बहुत सारे फाइटोप्लैंकटॉन्स आपको दिखाई देंगे। इसमें ना फ्लोरा एंड फौना दोनों ही में रिच होती है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स भी आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक, और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी लेक की बात हो रही है, यूट्रॉपिक की। ओलिगोट्रॉपिक में सिर्फ एनिमल्स ज्यादा होते हैं, प्लांट्स कम होते हैं। उसके बाद आता है डाइसोट्रॉपिक, ये ना बहुत गहरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, शैलो भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका जो पानी है वो किसमें रिच होता है, ह्यूमस बहुत हाई होता है, इसके अंदर है ना ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। आपको पता है ना ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर सॉइल में ह्यूमस की बात करें तो वो क्या करता है, फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ये ना ऑक्सीजन कंटेंट इसके अंदर कम होता है। ठीक है। इसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है उसका लेवल कम होता है, इसलिए इसके अंदर है ना आपको बहुत कम एनिमल्स देखने को। सोचो पहले से ही उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है, तो एनिमल को सर्वाइव करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होगा ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एनिमल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे डाइसोट्रॉफिक में। सबसे ज्यादा किसमें होंगे, यूट्रॉफिक में, उसमें फ्लोरा भी ज्यादा है, फोना भी ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर दूसरा वाटर बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं। एक तो ये लेक से छोटा होता है, जो आपके तालाब होते हैं, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आपने कभी तालाब देखे होंगे, तो जो तालाब होते हैं वो झील से छोटे होते हैं। ठीक है। स्मॉलर वाटर बॉडीज होती है, इनके अंदर है ना लिटरल जोन तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। जो ऊपर वाला वार्म सरफेस होता है, जो शोर के पास वाला एरिया होता है, वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन या तो इनके अंदर लिम्नोटिक जोन और प्रोफंडल जोन होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। ये शैलो वाटर बॉडी है, बहुत डेप्थ में नहीं होते हैं। पॉन्ड जो होते हैं वो बहुत गहरे गहरे नहीं होते हैं, तालाब बहुत गहरे नहीं होते हैं। ठीक है। उसके अलावा है ना ये बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं है। कभी कभी आप गांव में जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई तालाब दिखेगा, कभी आप अगली बार गए, लोगों ने वहाँ पे क्या बारिश का पानी नहीं आया, उस जगह को लोगों ने भर के यूज करना शुरू कर दिया, तो टेम्परेरी वाटर बॉडी है, परमानेंट वाटर बॉडी नहीं रहती है मोस्टली। लेकिन आजकल गवर्नमेंट है ना बहुत सारे तालाब खोदने पे जोर दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जो तालाब होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती है, वो हमारी किस में हेल्प करती है, ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने में, हमारी
जो बारिश का पानी आता है वो पूरा का पूरा इनमें कलेक्ट हो जाता था पहले, और क्या होता था वो धीरे धीरे सीप करके अर्थ में पहुंच जाता था और हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो रिचार्ज हो जाता था। आजकल है ना वाटर बॉडीज बहुत कम रह गई है और बाकी का जो पूरा एरिया है वो भी मोस्टली सीमेंटेड हो गया है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आने लगी है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो ये शैलो वाटर बॉडी है, बहुत डीप नहीं होती है। इसके अंदर है ना आपको सिर्फ लिटोरल जोन देखने को मिलेगा, लिम्नाटिक और प्रोफंडल या तो इसके अंदर होते ही नहीं है, अगर होते भी है तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये बस इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैं 4 यूनिट आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।